हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी। वेलकम टू अधेगा मंच। तो फ्रेंड्स, आज जो हम प्रेजेंट हुए हैं वो एक नई सीरीज़ के साथ प्रेजेंट हुए हैं जो कि है यानी ईवीएस पेडागोजी। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम ईवीएस पेडागोजी के यानी मोस्ट 50 क्वेश्चंस यानी 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे यानी पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग में आपकी हेल्प करेंगे कि ईवीएस पेडागोजी में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जैसे कि ईवीएस की हम बात करते हैं तो ईवीएस में यानी 30 क्वेश्चंस में से जो आधे क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन या 15 जो क्वेश्चन है वो ईवीएस पेडागोजी से पूछे जाते हैं, और जो 15 यानी 15 क्वेश्चन है वो ईवीएस थ्योरेटिकल यानी ईवीएस से या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है वो पेडागोजी में होती है किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, ईवीएस के हम जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ के यानी पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से हम करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन एक साथ करने में सेशन ज़्यादा लंबा चला जाता है, इसलिए हम आज जो शुरुआत करेंगे वो लगभग 10 क्वेश्चन से करेंगे। तो फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत, लेट्स बिगिन। तो आज के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यानी ईवीएस पेडागोजी का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिस्कस करते हैं यानी डीपली। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। तो ईवीएस पेडागोजी की इस सीरीज़ का जो बेस्ट 50 क्वेश्चन है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, यानी प्राथमिक समाजीकरण है यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन है। जब भी हम प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं यानी पहले बच्चे में सामाजिक गुण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी प्राथमिक समाजीकरण है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए जो कहता है यानी शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। जब भी बच्चा शुरुआती उम्र में यानी जन्म के बाद की उम्र की बात करें हम, इन्फेंसी हो या अर्ली चाइल्डहुड हो, तो उसे शुरुआती एज कहते हैं, यानी शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ये समाजीकरण है। या फिर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था में समाज से सीखना, यानी किशोरावस्था में समाज से सीखना, या फिर प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो सामाजिक गुण बच्चे में जब भी विद्यमान होते हैं, मतलब आते हैं, वो सामाजिकरण कहाँ से सीखता है, यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात हो रही है। तो फ्रेंड, ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है यानी शुरुआती उम्र यानी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट बी जो कहता है वो किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, किशोरावस्था हम जानते हैं यानी लेटर चाइल्डहुड के बाद स्टार्ट होती है, तो किशोरावस्था तो नहीं हो सकती। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हट जाता है। एंड जब भी हम बात करते हैं यानी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी की तरफ जो चलते हैं, तो प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी स्टेज में बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ से भी ये ऑप्शन हट जाता है। एंड बात करें शिक्षकों का अनुसरण, तो बच्चा सिर्फ पैदा होने के बाद से शिक्षक यानी स्कूल नहीं जाता, टीचर के पास नहीं जाता। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है, जो ऑप्शन सही बैठता है वो बैठता है ए, यानी शुरुआती उम्र यानी इन्फेंसी में बच्चा जन्म के बाद से अपने पेरेंट्स, माता पिता आदि के साथ रहता है। तो कुल मिला के शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, क्योंकि परिवार और मित्र उसके शुरुआती उम्र होते सबसे पहले बच्चा अपनी फैमिली में रहता है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो उसके फ्रेंड्स बनते हैं। तो प्राथमिक जो सामाजिकरण है वो शुरुआती उम्र में होता है, यानी अपनी फैमिली और मित्रों के साथ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इस पर डिस्कस करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। तो एक स्टेटमेंट दिया है, यानी जो लड़के हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो रही है, यानी लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखते हैं, यानी सही है, सही हो सकता है,
या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़के ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, लड़के ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। कभी कभी मतलब लड़की भी अच्छी होती हैं और लड़के भी। बुद्धि जो लब्धि है या बुद्धि का संबंध है वो किसी लिंग विशेष से नहीं है कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होंगे या लड़के। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल हट जाता है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब सही है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं या लड़कियाँ। सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। सही कैसे हो सकता है? क्योंकि लड़कियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियाँ होती हैं, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, नहीं, बुद्धि के किसी भी पक्ष के लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड, जब भी हम बात करते हैं यानी इस तरह की, जब भी ये बात हो कि लिंग विभेदता की बात हो कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, लड़के ज़्यादा बुद्धिमान, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है, यानी ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इस तरह की कोई भी बात नहीं कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या मतलब लड़कों में ज़्यादा बुद्धि होती है या लड़कियों में ज़्यादा बुद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि हम सिर्फ एक पक्षपात की तरह देख रहे हैं कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान हैं या लड़की ज़्यादा बुद्धिमान। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इस तरह के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन की भाषा को घुमा फिरा के जरूर से पूछता है, कई बार पूछता है, क्वेश्चन की भाषा घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन जो ऑप्शन आंसर रहेगा वो लैंगिक पूर्वाग्रह ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आज के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यानी बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह की लैंग्वेज थी, मतलब क्वेश्चन अलग तरह का था, आंसर जो रहेगा वही रहेगा। यानी बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है, यानी प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यानी परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। तो फ्रेंड, जब भी हम सोशलाइजेशन समाजीकरण की बात करते हैं, बच्चा जब भी पैदा होता है, जब से ही बच्चे में सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकता का गुण विद्यमान होने लगता है, मतलब वो सामाजिक चीज़ें सीखने लगता है, उसमें उसका जो सामाजिक विकास है वो होने लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी बच्चा आता है वो अपने फैमिली, अपने परिवार में आता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद वो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की जब भी हम बात करते हैं, यानी 6 साल की अवस्था में वो विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। तो जब प्राइमरी की बात करते हैं तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जो बैठता है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि परिवार में बच्चा सीखता है। इसके बाद ऑप्शन और देख लेते हैं, यानी ऑप्शन बी पर चलते हैं। तो विद्यालय में तो बच्चा बाद में जाता है, उससे पहले जो सामाजिकता का गुण उसमें आने लगता है। उसके बाद करें तो सांस्कृतिक केंद्र, तो सांस्कृतिक केंद्र में बच्चा बाद में जाता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक केंद्र, तो धार्मिक केंद्र में भी बच्चा बाद में जाता है। तो ये ऑप्शन हट जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। एंड फ्रेंड, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उस पर देख लेते हैं। यानी आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, यानी ये खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं, इन खेलों में खूब आनंद भी आता है और डर भी लगता है, ये खेल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेम्स की बात हो रही है जो गैर पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल ना होकर के अलग तरह के होते हैं, इनमें खूब इन्जॉयमेंट यानी आनंद आता है, और बात करें हम तो इनमें खूब सारा मज़ा आता है। ठीक है, इस तरह की बात हो रही है। यानी कि कौन से खेल हैं ऑप्शन में जो दे रखे हैं, यानी परीक्षात्मक खेल, गतिशील खेल, विदेशी खेल या रोमांचकारी खेल। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं यानी परीक्षात्मक खेल, तो परीक्षात्मक खेल तो इस तरह का कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पे संबंध जो है मतलब परीक्षा से तो बच्चे वैसे ही डरते हैं, और ये गैर पारंपरिक नहीं है। परीक्षा तो परंपरा के अधीन ही होती हैं और मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता, बच्चे डरते हैं। गतिशील खेल भी नहीं, और विदेशी खेल की बात करें तो विदेशी खेल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी रोमांचकारी खेल। जो रोमांचकारी खेल होते हैं वो गैर पारंपरिक होते हैं और इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जब भी हम खेल की बात करते हैं तो खेल से सबसे ज़्यादा जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, ये रही एक एक्स्ट्रा चीज़। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी डी, रोमांचकारी खेल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यानी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती। तो फ्रेंड, जिस भी क्वेश्चन में नहीं आए उसको हमें गौर से देखना है और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है कि इसमें नहीं के लिए पूछा गया पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति किस तरह की होती है,
ठीक है, उस बारे में ऑप्शन दे रखे होंगे और का समर्थन नहीं करते तो नहीं के लिए हमें देखना है। तो हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं, बच्चे कम गलतियां करें या बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो फ्रेंड्स, जब भी हम पर्यावरण की प्रकृति की बात करते हैं तो पर्यावरण की जो प्रकृति है कहती है कि बच्चे को करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चे बहुत प्रश्न पूछें, बच्चे यदि प्रश्न पूछेंगे तब उनमें उनकी जिज्ञासा आदि बढ़ेगी। तो पर्यावरण की जो प्रकृति है ये है कि बच्चे करके सीखें और प्रश्न भी करें तभी वो सीखेंगे। एंड बात करते हैं तो बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त अवसर मिले, बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया जाए, अन्वेषण करने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये सारी की सारी यानी बी, सी और डी तीनों जो ऑप्शन हैं ये पर्यावरण प्रकृति को डिनोट करते हैं। जो एक ऑप्शन है वो हट जाता है, यानी बच्चे कम गलतियाँ करें। तो इन्वायरमेंट की प्रकृति ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती कि बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चे गलतियाँ करें, गलतियाँ करके बिकॉज बच्चे सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा ए, यानी बच्चे कम गलतियाँ करें। ऐसे जो पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति है वो बिल्कुल नहीं मानती। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के लिए 5th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। यानी ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यानी बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है। तो यहाँ पे बिहार राज्य की बात ना करके हम सभी राज्यों की बात करें, यानी चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, यानी कोई भी राज्य हो, तो उसमें कक्षा 5 तक के जो पर्यावरण यानी ईवीएस की जो बुक है वो किस तरह की है, जो कोर्स है। तो फ्रेंड्स, यानी एकीकृत इंटीग्रेटेड है या उप विषय सब सब्जेक्ट है या फिर समन्वित कोऑर्डिनेट है या फिर वैकल्पिक। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी ऑप्शन जो हमारा कहता है, ऑप्शन क्या कहता है कि वैकल्पिक है। डी की तरफ चलते हैं तो वैकल्पिक बिल्कुल नहीं है भाई। और बात करें समन्वित तो कोऑर्डिनेट भी नहीं है, जो ईवीएस की बुक है कक्षा 5th तक के लिए, या एक उप विषय के भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है यानी ईवीएस की जो बुक है वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स की तरह है, इंटीग्रेटेड बुक की तरह है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी एकीकृत इंटीग्रेटेड। तो जब भी हम ईवीएस अध्ययन की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं कक्षा 5 तक, तो जो वो विषय है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरफ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन में टाइम बेशक कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम अच्छी तरह से बेहतर तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ इस तरह से विकसित हो सके। क्योंकि आप जो अपने एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें जो इस तरह के क्वेश्चन यानी ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएँ, एक समझ बैठ पाए और आप कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को के साथ साथ यानी ईवीएस से भी क्वेश्चन कर पाएँ। तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी जो यानी एक अनुभव है अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर यानी 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो यानी पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में जो पर्यावरण यानी ईवीएस की जो बुक होती है उसकी जो विषय वस्तु है उसके संबंध में ऑप्शन दे रखे हैं। यानी परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, या रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, या ऑप्शन 3 बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या फिर बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन 4 जो कहता है बच्चों को केवल लिखित जानकारी नहीं, चाहे ईवीएस की बात करें चाहे और किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो सिर्फ लिखित जानकारी से किसी भी सब्जेक्ट में काम नहीं चलने वाला, जिससे बच्चे सीखते नहीं हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। यदि हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 कहता है यानी बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का अवसर मिलना चाहिए। तो बिल्कुल, जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों को प्रश्न करने का अवसर जरूर से दिया जाना चाहिए। बच्चे के अंदर एक उत्सुकता, तत्परता रेडीनेस और सीखने की इच्छा जागृत होती है और उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल से कहा जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही दिखता है। एंड यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो रटिफिकेशन पर जोर ना दिया जाना चाहिए, हतोत्साहित, यहाँ पे देखो लैंग्वेज किस तरह से घुमाई है कि हतोत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे सही बैठता है। यदि ये कहता कि रट कर सीखने यानी रोट मेमोराइजेशन को
उत्साहित करना चाहिए तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही बैठता है। मतलब हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल मना ही है यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन की। और ऑप्शन ए पर चलते हैं, यानी परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। तो परिभाषा और व्याख्यानों को दूर नहीं रखा जा। तो फ्रेंड्स यानी ये भी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है ए वाला। तो जब भी हम बात करते हैं, यानी अब हम देखते हैं कितने ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होते हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में। तो ऑप्शन मतलब एक तो हमारा दूसरा सही होता है और एक तीसरा। तो हम टिक जो करेंगे वो करेंगे, यानी टिक करने के लिए रहेगा यानी 1 और 2। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कुल मिला के। बी ऑप्शन यानी जो हमारा स्टेटमेंट है सेकंड और थर्ड बिल्कुल इस बात का समर्थन करता है कि जो ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो सब्जेक्ट है, जो पाठ्य वस्तु है, किस तरह की बात करती है। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब बच्चों को रट्टाफिकेशन यानी रोट मेमोराइजेशन पर हतोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को एक्सप्लोर और खोजने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इस यानी ऑप्शन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट बैठता है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आज के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है यानी इसमें हम सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ईवीएस पेडागोजी से संबंधित होंगे। इसे हम पार्ट्स में करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ हम 50 क्वेश्चन नहीं करने वाले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम एक सीरीज़ को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले एक सीरीज़ हमारी यानी सीडीपी पेडागोजी से संबंधित आ रखी है, जिसके 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं और थर्ड पार्ट आने वाला है। तो लेकिन ये ईवीएस सीरीज़ है। ईवीएस सीरीज़ में फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है अधिगम मंच, और अधिगम मंच पर आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। और यदि आप हमारे अधिगम मंच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही एक बात। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यानी क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो जब भी हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन कहता है कि उसमें यानी कविताओं और कहानियों को शामिल करने का जो उद्देश्य है वो कौन कौन सा है और नहीं है। तो इसमें जो उद्देश्य दे रखे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा दे रखेंगे। जो जो उद्देश्य एक नहीं दे रखा होगा उसको हम देख लेते हैं। यानी विषय में रुचि का विकास करना, कहानी और उनको जो शामिल करते हैं। तो यदि हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करते हैं तो उनका क्या क्या उद्देश्य हैं पहले ये देख लेते हैं, और जो नहीं है वो उसको एक को हम निकाल देंगे। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि विषय में रुचि का विकास करना। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, यानी विषय रुचि का विकास होता है कहानियों से। एंड नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी बिल्कुल सही बैठता है। एंड हम थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, यानी शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से या ईवीएस या किसी भी सब्जेक्ट में हम मज़े के ऊपर कोई भी बात नहीं करते, हम एक शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ सिखाने की, उनका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है उसे करने की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। और यदि हम बात करते हैं शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी योग्यता को बढ़ावा देना, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य जो नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं। उद्देश्य नहीं यानी शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना बिल्कुल ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, क्योंकि ये किसी भी उसका उद्देश्य नहीं हो सकता, यानी कहानियों का उद्देश्य ये नहीं है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बैठता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से दें, बिकॉज़ जो लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है। तो फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, सी टेट हो चाहे KVS हो या UP टेट वगैरह या और किसी
अदर राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यानी रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। यानी कि एक रोहन नाम का बच्चा है, उसके स्कूल में क्या किया गया कि साइंस की एक एग्जीबिशन लगाई गई, यानी प्रदर्शनी की गई। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। यस फ्रेंड्स, जब भी कोई आयोजन किया जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो वो उसका एक एम, एक यानी उद्देश्य जरूर से होता है। तो आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन को लेकर, समझदारी जो बनती है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो आपके अकॉर्डिंग कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, तो इसमें हम देख लेते हैं। यानी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ऑप्शन 1 कहता है यानी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन बी कहता है यानी अभिभावकों को संतुष्ट करना। या ऑप्शन सी कहता है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन डी कहता है यानी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दोबारा से देख लेते हैं। जो ऑप्शन क्या कहता है कि विज्ञान प्रदर्शनी हो रही है एक स्कूल में, जो रोहन नाम का बच्चा है उसके स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी की गई है, उसका एक उद्देश्य निश्चित किया गया है। तो वो कौन सा उद्देश्य है? तो विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी विद्यालय में एक प्रदर्शनी हो रही है तो उसमें विद्यालय का नाम रोशन जैसी चीज़ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हट जाता है। यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, यानी ए और बी ऑप्शन हट जाते हैं। यदि हम सी की बात करें, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइंस की एग्जीबिशन हो रही है तो उसमें साइंस से ही रिलेटेड कुछ क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता मतलब बच्चे सीख पाएंगे। यदि हम ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए ये कहता है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो साइंस जो प्रदर्शनी हो रही है बच्चों के लिए, यानी क्रिएटिविटी, उनकी जो सृजनात्मकता है, एक क्रिएटिविटी है, उसके लिए मीडियम उपलब्ध कराने की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सटीक जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही बैठता है बिल्कुल डी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। ये कुछ 9 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आज के लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यानी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो उद्देश्य है जो संबंधित नहीं है। जब भी प्राइमरी क्लास में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए बात हो रही है तो उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो उसमें कौन सा एक उद्देश्य नहीं है उसके बारे में बात हो रही है, उसे हम देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, यानी ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, ठीक है, या पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, या फिर अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या फिर ऑप्शन डी भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो फ्रेंड्स, ये रहे ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यानी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? जो एक उद्देश्य है वो संबंधित नहीं है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो क्वेश्चन पहले हम देखते हैं कि उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बाद जो एक उद्देश्य नहीं होगा वो खुद से निकल जाएगा। जो उद्देश्य यानी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करा लेना, ठीक है, या पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, जब भी हम यानी ईवीएस पेडागोजी की बात करते हैं, यानी पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, तो उसमें पर्यावरण को खोजने यानी एक्सप्लोर करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये जो उद्देश्य है ये बिल्कुल सही है, यानी प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, यदि हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन करा रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य ये बिल्कुल हो सकता है और होता ही है, क्योंकि उन्हें एक्सप्लोरेशन के अवसर दिए जाने चाहिए। यदि हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, यानी अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो डिफरेंट टाइप के जो स्किल्स हैं उनका विकास करने के लिए उद्देश्य बिल्कुल निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे जो उद्देश्य वो यहाँ पे सही बैठता है। एंड हम बात करें यानी ऑप्शन नंबर डी की, यानी भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स, यानी उनके जो भौतिक और सामाजिक परिवेश है उसके प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, ये भी एक
उद्देश्य होता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं नहीं है तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। मैंने पहले भी डिस्कस किया एक क्वेश्चन में कि जब भी रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टाफिकेशन की बात हो तो बिल्कुल हट जाता है। एक नकारात्मक चीज़ है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में रटने जैसी चीज़ पर तो बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है तो पर्यावरण अध्ययन में रटने जैसी चीज़ किसी पर बल ही नहीं दिया जाता कि रटने जैसी चीज़ सिखाई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही बैठता है, यानी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों को सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ये जो प्राथमिक कक्षाओं में यानी पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी विज्ञान आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कराना, ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य ये नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे 10 क्वेश्चन, ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। यानी EVS के सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस के ये 10 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो ये रहे आज के लिए 10 क्वेश्चंस, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है पेडागोजी के प्रति, EVS पेडागोजी के प्रति बेहतर बन पाएगी। यदि फ्रेंड्स आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए या कहें और कमेंट करने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए ज़रूर से कहें। तो फ्रेंड्स ये रही यानी EVS सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। यदि आपको यह सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से अच्छे यानी कंटेंट देने के लिए तत्पर रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट वाज SP सिंह।